और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो है बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ी हुई। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हैदराबाद में बैठक होनी है और इस बैठक के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और बैठक के एजेंडे पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हैदराबाद में यह बैठक आयोजित होने के कई खास मायने भी निकाले जा रहे हैं। तेलंगाना पर बीजेपी का खासा फोकस है, पिछले कई दिनों से ये बात सामने आई है और कार्यकारिणी की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद है। संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर भी इस बैठक में अहम चर्चा होने की संभावना है। बीजेपी के नेताओं का तेलंगाना की सभी विधानसभा सीटों पर भ्रमण का भी एक कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी राज्य में अपनी जड़ों को तेजी से कर रही है मजबूत। हाईटेक सिटी हैदराबाद को बीजेपी के झंडों, बैनरों और पोस्टरों से पूरी तरह से पाट दिया गया है और आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद पहुंच रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और जेपी नड्डा एक रोड शो करेंगे और इसके बाद महासचिवों के साथ बैठक भी करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी समेत अनेक जो वरिष्ठ नेता है, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हैदराबाद में बैठक होनी है उसको लेकर के है। पहले सुन लेते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, जो बीजेपी के हैं, भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष है राष्ट्रीय, उनका क्या कहना है। और इस बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, जो तेलंगाना बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। क्या कहेंगे, आप तो होस्ट हैं, यहाँ की तैयारियों में आप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका के बाद तेलंगाना में जोर लगा रही है कि क्या मायने हैं इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के? ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक ऐतिहासिक है, क्योंकि तेलंगाना में सरकार हासिल करने का हम राष्ट्र प्रदेश जो कमेटी तय किया और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी पहली बार इतने 4 दिन का बैठक चल रहा है। बड़ी एक आम सभा भी किया जा रहा है, जहाँ की मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के अलावा पूरे मुख्यमंत्री जो बीजेपी के, वो पूरे शामिल होंगे। तेलंगाना के आज आबादी ये बदलाव चाहते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार सरकार, ये परिवारवाद सरकार को उखाड़ के फेंकने के लोग चाहते हैं सिर्फ, और बीजेपी से ये संभव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व में तेलंगाना के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्या लगता है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है, हाईटेक सिटी में, लगता है कि कमल जो है आने वाले दिनों में हैदराबाद में भी खिलेगा? जरूर तेलंगाना में कमल खिलेगा। लोग आज बदलाव चाह रहे हैं कि तबाह हो गए 8 साल के अंदर। जिस तरह मोदी जी ने 8 साल के अंदर किस तरह विकास और हमारे कल्याणकारी योजना के साथ लोगों का दिल जीत रहा है, मगर यहाँ पे तो सिर्फ परिवारवादी भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना लूट लिए गए। इसलिए लोग जितना जल्दी ये सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं और बीजेपी संभव है लोग मानते हैं, इसलिए बीजेपी के साथ तेलंगाना के लोग हैं। तो बीजेपी के साथ तेलंगाना के लोग किस तरह आ रहे हैं और क्या क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर के 2 हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा है और हमारे साथ राजेश राज है, जो कि इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप दोनों एक साथ ही खड़े हैं, तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी कि बैठक के मायने क्या है और हैदराबाद में कितने समय के बाद ये बीजेपी की बैठक हो रही है, क्योंकि मिशन दक्षिण भारत एक तरफ है, 2024 एक तरफ है, क्या सब है? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तकरीबन 1 घंटे बाद हैदराबाद पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद एक भव्य रोड शो भी है। शाम को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो जनरल सेक्रेटरी की है, उनकी बैठक होगी। एक रूपरेखा तय होगी दोनों दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, कि क्या प्रस्ताव आने हैं, उसमें क्या चर्चा होनी है, उस पर पूरी चर्चा होगी। और हैदराबाद में ये जो बैठक है, तेलंगाना बनने के बाद पहली बार हैदराबाद में यह बैठक होने जा रही है। और लंबे अरसे से आप देखें तो बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी वो दिल्ली में ही होती रही थी, और कोरोना के दौरान हमने देखा कि उसमें कई बार देरी भी हुई। तो ऐसे में
बाहर दिल्ली से बैठक करना और हैदराबाद का चयन करना अपने आप में इसके बहुत मायने हैं। हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ हैं, तो उनसे हम इस बारे में जानेंगे। राजेश, हैदराबाद को चुनना, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी बहुत जोर लगा रही है, तो ये अभी लगता है कुछ सिग्नल्स का इशू है और हम फिर से अपने दोनों सहयोगियों के पास जाना चाहेंगे। लेकिन ये बता दें कि हैदराबाद में इस बैठक के काफी मायने हैं और लगातार जो पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, उन सबको ये काम भी दिया गया पार्टी आलाकमान नेतृत्व की तरफ से कि वो तेलंगाना के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएं और वहां पर पार्टी की पकड़ को मजबूत करने के लिए जुटे और लोगों के साथ बातचीत करें। तमाम ऐसी चीजें जो है, क्योंकि विधानसभा चुनाव पर तो असर है ही, लेकिन इसके अलावा जो असर देने के लिए कोशिश की जा रही है वो है कि किस तरह 2024 के चुनावों पर निगाह है। एक बार फिर से हम चलने की कोशिश करते हैं शैलेंद्र और राजेश राज के पास, जो कि हैदराबाद में। शैलेंद्र, अगर आपके पास तक आवाज आ रही हो, आपका सिग्नल चला गया था, तो मैं फिर से आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, हम जो राजेश से सवाल पूछ रहे थे उसी पर आगे बढ़ते। राजेश, क्या मायने हैं हैदराबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की? विंध्याचल पार अगर शैलेंद्र बात करें तो कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी है, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब हम कह सकते हैं कि लगभग 20 से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उनके सहयोगियों की सरकार है। ऐसे में बीजेपी की हर हाल में कोशिश है कि कर्नाटका के बाद कहीं ना कहीं अब वो तेलंगाना या चेन्नई समेत जो अन्य दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ पर उनकी लगातार जो है वो उपस्थिति दर्ज हो। और आपने देखा कि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण से जब हमने बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हम तेलंगाना में कमल खिलाएंगे और राज्य सरकार का जो भ्रष्टाचार है या जो फिर निकम्मापन है उसको हम उजागर करेंगे। और हैदराबाद में जिस तरीके से तैयारियां हम सबों ने देखा, सुबह से हम आप तमाम लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, हम लगातार ये देख पा रहे हैं कि पूरे हैदराबाद को भारतीय जनता पार्टी के बैनरों और पोस्टर से सजा दिया गया है। एक खूबसूरत सा नज़ारा है। देश भर के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि कैसे कर्नाटका के बाद तेलंगाना में कमल खिले। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज जेपी नड्डा पहुँचेंगे, शाम में जनरल सेक्रेटरीज के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आगाज करेंगे, उस बैठक में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर दिल्ली से बाहर हम कह सकते हैं कि भुवनेश्वर के बाद लगता है कि ये पहली बैठक है दिल्ली में कोरोना काल के बाद जिसको आयोजित किया जा रहा है और इसके बहुत गहरे मायने हैं। राजेश, यहाँ पर राजेश जो बता रहे थे उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप जी बताएं। शैलेंद्र, एक तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ये 5 दक्षिण भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अगर हम मिला दें तो लगभग 130 के करीब सीट बनती हैं, जिसमें से बीजेपी 100 सीटों पर तो नजर लगा ही रही है कि वहां तक वो पहुंच जाए। दूसरा, वंशवाद को खत्म करने की राजनीति को लेकर दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों काफी आह्वान किया और कई जगहों पर अलग अलग तरीके से इस बारे में बात की। इन 2 मुद्दों पर क्या दिखाई दे रहा है भविष्य की रणनीति? ये देखिए, रणनीति बहुत स्पष्ट है। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठाती है। तेलंगाना में भी आप देखें, बीजेपी ने इस बात पर बहुत फोकस किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि अलग राज्य का गठन हुआ, इसके मायने क्या थे, जनता की इच्छाएं क्या थी। और अब ऐसा लग रहा है कि दरअसल एक पार्टी, एक परिवार के हित जो है वो साधे जा रहे हैं। निशाना सीधे सीधे चंद्रशेखर राव और उनके टीआरएस पर था कि परिवारवादी पार्टी और परिवारवादी दलों को जनता को नकारना होगा। और वो एक बड़ा, एक तरह से देखें, संदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया था कि परिवारवादी के खिलाफ बीजेपी लगातार लड़ाई लड़ रही है। और यही वजह है कि तेलंगाना में राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं उनको जोर शोर से जनता के सामने रखा जा रहा है। 2 अहम बातें कहना चाहूंगा। जो 100 से ज्यादा यानी 114 से ज्यादा हारी हुई सीटें हैं जिन पर बहुत फोकस है बीजेपी का, उनमें तेलंगाना की तमाम लोकसभा सीटें हैं। और दूसरी बात है कि यहां जड़ें पहले से मौजूद हैं। आप देखें, यहां महानगर पालिका में हैदराबाद में बीजेपी जीत चुकी है। इसके बाद देखें तो बड़ी संख्या में यहां पर उसके सदस्य सभासद जीत कर आए हैं। तो ऐसे में आप जड़ें कह सकते हैं तेलंगाना में बहुत मजबूत है। और दूसरी तरफ जो अगर आप
केसीआर के विपक्ष में देखें तो टीडीपी बहुत कमजोर है, उसकी जो राजनीतिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो अवसर बहुत अच्छा है बीजेपी के पास चुनौती देने का, और यही वजह है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने अपने नेताओं को भ्रमण करने को कहा है, यानी राष्ट्रीय नेता भी उसमें जाएंगे अलग अलग विधानसभा में संदेश देने। तो स्पष्ट बहुत साफ है कि दक्षिण के राज्य में कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर कहें तो तेलंगाना में है। यही वजह है कि तेलंगाना सरकार की विफलताओं को जोर शोर से सामने रखा जा रहा है, संगठन के स्तर पर मजबूती दी जा रही है, और हम जानते हैं कि तमाम तेलंगाना के नेताओं को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हम देख सकते हैं उन मुद्दों को उठाते हुए, जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन संदेश बहुत स्पष्ट है कार्यकारिणी की बैठक में हैदराबाद में रखने का कि अब बारी दक्षिण के राज्यों में तेलंगाना की है, हैदराबाद की है, उसमें बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। रीमा, शैलेंद्र, एक सवाल राजेश राज से भी हम पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से कि पहले जब भी हम बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठकों में बैंगलोर, चेन्नई या हैदराबाद में जाते थे तो हम देखते थे कि मेन्यू को लेकर के भी बड़ी बात होती थी। इस बार मेन्यू में क्या लग रहा है, क्योंकि राजनीतिक मेन्यू भी एक महाराष्ट्र में सरकार फिर से बन गई है वो भी है, और तमाम जो 2024 की रणनीति की हम बात कर रहे हैं वो भी है, तो खास क्या है? हाँ देखिए रिबा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और एक बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वो एक बैठक अभी इंटरनल बैठक पार्टी की चल रही है। जैसा कि के लक्ष्मण जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया भी कि एक इंटरनल बैठक चल रही है, और उस बैठक में तमाम जो राजनीतिक या आर्थिक सामाजिक जो प्रस्ताव पेश किए जाने की कवायद रही है भारतीय जनता पार्टी में, कम से कम 2 प्रस्ताव जरूर पेश किए जाते हैं, उसका अनुमोदन होता है, और पुरानी जो व्यवस्था जो रहती है, जो पुरानी बैठकों के दौरान जिन चीज़ों को रखा जाता है उसकी प्रगति पर भी समीक्षा की जाती है। तो आज की जो बैठक है उस इंटरनल बैठक में यह तय हो जाएगा कि आखिर किन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आक्रामक होगी राज्य सरकार के खिलाफ, या राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ेगी या नहीं। इस पर भी के लक्ष्मण ने कहा कि राष्ट्रीय समसामयिक जो मुद्दे हैं उस पर भी निश्चित तौर पर चर्चा होगी, और किन किन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है इस पर आज जो है फैसला हो जाएगा, और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि कौन प्रस्ताव लेकर कौन आएंगे और किसका कौन अनुमोदन करेंगे, और किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा, जिसको बारी बारी से आकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होंगे वो जानकारी देंगे मीडिया को, मीडिया से मुखातिब होंगे, और तब पूरा जो ब्यौरा है, पूरी जानकारी जो है वो मिल पाएगा। बहरहाल आज जेपी नड्डा का रोड शो है और एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, और उसके बाद रोड शो के जरिए वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था पर वो हमले करेंगे, और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि इस रोड शो के जरिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले की जो सियासी हलचल है उसका आगाज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप हैदराबाद आए तो जो झलक है तेलंगाना के संस्कृति की, उन राज्यों की जहां पर चुनाव होने हैं, गुजरात, हिमाचल, उनकी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इसलिए जो नेता है उनका स्वागत किया जा रहा है, उसमें तेलंगाना की संस्कृति और जो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं अलग अलग राज्यों की संस्कृति दिखाई देती है, तो वो कलर भी दिखाई देता है। मेनू की आपने बात की, हम जानते हैं कि हैदराबाद में आप आए तो काफी लजीज व्यंजन भी, यहाँ की मिठाई भी मशहूर है, तो निश्चित तौर पर वो कलर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इडली सांभर आज सुबह भी हम लोगों ने नाश्ता किया, तो निश्चित तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि हैदराबाद के रंग में सरोबार ये बैठक होने जा रही है। रीमा, हैदराबादी बिरयानी पर भी नजर होगी तमाम लोगों की, जिसका भी स्वाद जो है वो दिल्ली से आए हुए जो मीडिया कर्मी है वो चख सकेंगे। दिल्ली से आए हुए मीडिया कर्मी भी और नेताओं के लिए बता भी रहते कि इस तरह से। जी शैलेंद्र और राजेश, आप दोनों ने हमारे मुंह में भी पानी ला दिया ये सब व्यंजनों की बात करके, और अपने ब्रेकफास्ट के मेन्यू बता के। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तमाम जानकारी आपने दी, और बीजेपी की अहम बैठक जिस पर आप दोनों ही लोग नजर बनाए हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम, त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्योहारों का समय हो और खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिठाइयाँ, नमकीन